सर। होगा तो आपका है, क्या कहते हैं उनको, हम तो पहले सोचे कुछ शुरू हुआ नहीं कि हम यहाँ से निकले नहीं, निकल लेंगे, हर जर्मनी चले जाएंगे। जर्मन नहीं आती है तो पहले जाएंगे कनाडा या अमेरिका, कहीं चले जाएंगे। ठीक है, लड़े मरे सब हमसे मतलब नहीं, जहाँ जहाँ है। और सब लोग अपना अपना बनवा लो, क्या कहते हैं, वीजा उजा, है ना। हाँ, रिन्यू कराना होगा पासपोर्ट हमारा। बना हुआ है पासपोर्ट। हाँ, करवा लीजिए। जो युद्ध की स्थिति में रिन्यू भी नहीं होगा, इसलिए पहले पहले करवाए रहो, तो सब लोग बढ़िया भाग लेंगे यहाँ से। और जहाँ अब ज़्यादा होगा तो वहाँ चलेंगे, लगभग बहुत सारे देश हैं, 60-70 देश हैं जहाँ पर क्या कहते हैं वीज़ा लगता ही नहीं है इंडिया का। ठीक है, वहाँ चले सब लोग चलेंगे, साथ में चलेंगे। बाली चलेंगे, सबसे बढ़िया, पैसा भी नहीं लगेगा ज़्यादा। इंडोनेशिया में है ना, 273 रुपया है, मतलब 1 रुपया हमारा इंडिया का, वहाँ का बाली का 273, पैसा भी कम लगेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय अगले। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही महान शासक, बहुत ही ग्रेट शासक। और इतिहास में देखा जाए तो अशोक के बाद अगर कोई ताकतवर शक्तिशाली शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का सिरमौर। ये समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे। इनके पापा का नाम था समुद्रगुप्त और मम्मी का नाम था दत्ता देवी। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनने के पहले इनके बड़े भैया रामगुप्त गद्दी पर बैठे थे, जो कि एक बहुत ही कमजोर शासक थे। रामगुप्त पहले, रामगुप्त इनके बड़े भाई, ये बहुत ही कायर आदमी थे रामगुप्त, है ना। इनकी शादी हुई थी रामगुप्त की ध्रुव देवी से, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, है ना। और इनकी खूबसूरती के बारे में पूरा सब जगह पर फेमस था। और ध्रुव देवी को देखने की इच्छा जताई तक प्रमुख ने, है ना। और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, हम ध्रुव देवी को देखना चाहते हैं। तो पर्दे के पीछे ध्रुव देवी को, जैसे पद्मावती में हुआ था कहानी, ऐसा कहानी यहाँ हुआ, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा पद्मावत में हुआ था। ध्रुव देवी को देखने के बाद जो है उसने रामगुप्त को चैलेंज किया, लेटर भेजा, कहा कि देखो अपनी बीवी हमको दे दो, नहीं तुम्हारे ऊपर अटैक मार देंगे। और फिर बीवी तो छीन ही लेंगे तुमको मार पीट करके हम, लेकिन उसके बाद और भी सब बहुत नुकसान होगा तुम्हारा, जनता भी मारी जाएगी, है ना, तुम भी पीटे जाओगे, तो तुम दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनते हो। तो रामगुप्त ने कहा अरे ठीक है, ले जाओ, बीवी ले जाओ, तुम छोड़ो है ना, आई एम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, ले जाओ। तो इनसे जो है, इन्होंने कहा ध्रुव देवी को जाकर उनसे, रामगुप्त ध्रुव देवी के पास जाकर मुंह बना के कहे कि देखो शहीद हो जाओ जनता की भलाई के लिए, नहीं तो जनता पूरा मारी जाएगी, तुम चली जाओगी यहाँ से तो सब ठीक हो जाएगा। तो इनको जो है बहुत हड़काई हड़काई जा करके, और इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला ये बात,
तो उनका अच्छा ठीक है, तो हम इसका निदान करते हैं। इन्होंने शक शासक को कहा कि हम आपको केवल यही नहीं, महारानी ही नहीं, 100 और सुंदर स्त्रियां भेंट करेंगे और प्लस हीरे जवाहरात सोने भी देंगे, लेकिन प्रॉमिस करो दोबारा कभी अटैक नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम दोबारा कभी अटैक नहीं करेंगे। देखो इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर, पालकियों के अंदर बैठे ये सब वॉरियर्स, ठीक है, स्त्रियों के भेष में, है ना, और जैसे घुंघटा के अंदर चक्कू लेकर के बैठे, और चार चार लोग जो है उठाने वाले वहाँ पालकी। तो ऐसे हो गए 400 प्लस 500, 500-600 की सेना हो गई एकदम तगड़ी। अब एक लोग जो है आगे आगे चले लड़के, वहां पहुंचे गेट के सामने, तो उन्होंने कहा कि गेट खोलो। तो उनका पहले चेक कराओ, गए तुम्हारी इतनी औकात है ना, तुमको मृत्यु दंड नहीं दे देंगे महाराज, है ना, ये सब उनके लिए भेंट स्वरूप हैं, क्वींस हैं, और तुम उनको कह रहे हो चेक करोगे, वहां गर्दन चेक हो जाएगी इस चक्कर में, समझे। अंदर सीधे जाने दो, पूछ लो उनसे पहले जाके कि उनके देखने के पहले तुम कैसे किसी को देख सकते हो। तो कहे हाँ ये भी सही है, कहे कि ठीक है। गेट के अंदर भेज दिया गया और वहां पर सब लोग निकले, वही घूंघट, उनको रानियों को कहा गया सब इनको कहते हैं क्वीन को पहुंचा दो, है ना, अंदर। अब क्या था, क्वीन तो इनको भेज दिया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। और उसके बाद जब पहुंचे वो शक शासक, निकाला जो है चक्कू, भोंक दिया, मर गए। और उसके बाद सबने तुरंत ही अटैक कर दिया, पूरा किले के अंदर थे ही, युद्ध हुआ बढ़िया भयंकर। अरे ठीक है, ठीक है, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद जीत हासिल हुई इनको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। वहां से जीत हासिल हुई, लौटे वापस, तो रामगुप्त बड़े खुश हुए, है ना, रामगुप्त बड़े खुश हुए, अरे वाह भाई तुमने तो बचा लिया, है ना, कितना नाम बचा लिया डूबने से, बहुत बढ़िया आदमी हो यार चंद्रगुप्त द्वितीय तुम, है ना। तब तक जो है चंद्रगुप्त निकाले तलवार, भोंक दिए उनके, रामगुप्त भी गए, मेरा कायर आदमी, काहिल कहीं का, तुम प्रजा के लायक है ये नहीं हो, है? कल को तुमसे कुछ भी कहा जाएगा तुम उठा दे दोगे, इतना डरते युद्ध से। और उसके बाद ध्रुव देवी हो गई विधवा कुछ दिन के लिए, और इनसे शादी हो गई, है ना। फिर जो है ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया, और इस तरह से बन गए फिर ये राजा भी। जनता भी इन्हीं को चाहती थी राजा बने। और ये कहानी कहाँ मिलती है, कौन से ग्रंथ में? विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक में। देवी चंद्रगुप्त विशाख। इसमें सर ये भी लिखा है कि इनका ध्रुव देवी का और चंद्रगुप्त द्वितीय का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, अरे शादी कुछ इनकी। नाटक रहा होगा, ये कलाकारी करके लिखवा दिया होगा ये सब कहानी के, मैं घूंघट पहन के गया, ये किया वो किया। ये जो आप बता रहे यही सही है, पहले सेटिंग थी, उसको कहानी कहानी लिखवा दिया विशाख दत्त को घूस पात दे करके,
है ना। जी। पैसा दे दिया होगा ढेर सारा, कहा लिखो ये कहानी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसने लिख दिया। बहुत कलाकार आदमी था चंद्रगुप्त द्वितीय, वैसे थोड़ा ना इतना आसानी से। इनका अपना कुछ चक्कर रहा था पहले से। अच्छा, फिर उसके बाद इनको राज्य संवर्धन करना था, राज्य संवर्धन करना शुरू किया। वाखालक कंट्री तक उत्तरी सीमा को उन्होंने पहुंचा दिया। पश्चिमी सीमा पूरा जाती थी सिंध नदी तक, यानी कि पाकिस्तान में भी इनका पूरा दबदबा पहुंच गया था। पाकिस्तान था ही नहीं, है ना, भारत ही था। इंडस रिवर तक पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा वंग राज्य तक जाती थी, बंगाल समझ लो, बांग्लादेश, ईस्टर्न लिमिट। और इन्होंने भी विवाह संबंध नीति के माध्यम से और भी बहुत सारी साजियां किया था इन्होंने। मैट्रिमोनियल अलायंसेस तकनीकी के माध्यम से इन्होंने राज्य विस्तरण किया। ये इनके पहले किसने, बिंबिसार ने किया था ना। बिंबिसार के बाद ये थे जिन्होंने वैवाहिक संबंध नीति का प्रयोग करके अपना राज्य बढ़ाया था। लेकिन इन्होंने दोनों तरफ दो तरफा किया था सिस्टम, ये नहीं कि बस अपना शादी किए जा रहे हैं, अपनी बेटियों का भी विवाह इन्होंने दूसरे राजवंशों से करवाया। ठीक है। इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती, जिसका विवाह इन्होंने वाकाटक के शासक से वाकाटक के राजकुमार से करवाया था। ठीक है। और जल्द ही क्या हुआ कि शादी के बाद इनका जो मतलब वो दामाद था मर गया, वहां का राजा। और जब मर गया तो प्रभावती गद्दी चलाना शुरू कर दी। ठीक है, मतलब कि एक तरह से रूलर बन गई। और प्रभावती को कंट्रोल करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो एक तरह से इस तरह हो सकता है अपनी बेटी से मरवा डाला, आपको भरोसा नहीं इसका, है ना। तो पूरा वहां पर कंट्रोल कर लिया इनडायरेक्ट। वाकाटक भी इन्हीं के हाथ में आ गया। इन्होंने फिर उस तक शासक को मार ही डाला था, क्या नाम था, रुद्रसेन तृतीय। शासक जो था रुद्रसेन तृतीय, उसको मार ही डाला था। उसका राज्य इन्होंने हड़प लिया था, उसका किंगडम भी छीन लिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने मालवा, उज्जैन, इन सब जगहों पर भी कब्जा कर लिया। अब बात आती है अगला इंपॉर्टेंट बात कि इनके बारे में विवरण कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में विवरण कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, तो महरौली अभिलेख। महरौली कहाँ है, कहाँ महरौली भाई? दिल्ली। हाँ, दिल्ली में। आज बहुत कम लोग आए हैं, लिंक नहीं भेजे क्या? जो लिंक के मोहताज है कई लोग। लिख तो दिया है, डाल दीजिए उसमें, मतलब आ जाइए सब लोग। ठीक है।
मेहरौली अभिलेख, ठीक है। यह अभिलेख ये आयरन पिलर है, लौह स्तंभ। मेहरौली आयरन पिलर है जो वस्तुतः लगाया गया था ब्यास नदी के तट पर, ठीक है, ब्यास नदी के तट पर। लेकिन दिल्ली सल्तनत के दौरान जो वो था, क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक, वो उसको वहां उखड़वा ला करके यहाँ लगवा दिया था दिल्ली में। अगली बात आती है, इसने पूरा राज्यों का जो एकीकरण किया, तो उसे कहते हैं कि इन्होंने यूनाइटेड किंगडम स्थापित किया, जिसे इन्होंने कहा इनके राज्य क्षेत्र को एकाधिराज्यम। एकाधिराज्यम, पूरा एक राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये भी लिखा गया है इसमें कि इन्होंने अगल बगल के सभी राज्यों को पराजित करके एकाधिराज्यम की स्थापना किया। वखलक शासक को सिंधु नदी की 7 मुहानों पर दौड़ा दौड़ा के मारा, ठीक है, तब भौकाल। और इसको समर्पित किया गया किस देवता को? भगवान विष्णु, इसीलिए इसे विष्णु पद स्तंभ भी कहते हैं। विष्णु पद पिलर, विष्णु पद लौह स्तंभ भी कहा जाता है। अच्छा, इनके काल में, विक्रमादित्य काल में, एक महान चीनी यात्री विजिट किया था। ये भी पूछे कौन आया था इनके कार्यकाल में? फायान। फायान, फायान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई? फोक्यूकी। हम्म, फोक्यूकी, हाँ, सो क्योंकि, नहीं फोक्यूकी, फो। सू की कहते ना उसे। सीयू की लिखा था उसने, होएनसांग ने। हाँ हाँ हाँ, तो इसका फोक्यूकी था। सो क्योंकि। जी। जानवर खाते हैं, नाम भी जानवर ही जैसे हैं। तो उसमें इनके बारे में काफी विवरण मिलता है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, और कैसे इन्होंने पूरे राज्य क्षेत्र में अपराध को नियंत्रित किया था। दंड विधान अत्यंत कठोर था, बहुत ही घोर दंड था। इस कारण से चोरी वगैरह कुछ होती ही नहीं थी, ठीक है। हाथ काट लिया जाए, कोई कुछ करे, तुरंत गर्दन उड़ा दी जाए। तो घरों में दरवाजे खुले रहते थे, इसने बताया। और लोग अपने धन वैभव दिखाने के लिए अपने सोने चांदी गेट के बाहर, गेट के अंदर ऐसे बाहर रखते थे कि गेट खुला रहे और दिखाई देता रहे। बहुत सारे लोग जो नया घर बनवाए थे वो दरवाजा ही नहीं लगवाए थे इसके कार्यकाल में, क्योंकि चोरी वगैरह होती नहीं थी। तो ये दिखाता है कि इसका कुशल प्रबंधन कितना तगड़ा था। हालांकि मौर्यों
कब ठीक विपरीत था, इनका सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड था, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, डिसेंट्रलाइज्ड। ये अभी भेजने पर सब आए हैं, देखो इसका मतलब इन लोगों को पता नहीं है, ये बात रोज बतानी पड़ती है कि जो है लिंक वही है, वही है, अपने लोग जान के आ जाए, जब बुलाया जाए आ जाओ। चलिए ठीक है। फिर क्या था कि पाटलिपुत्र जब वो विजिट किया तो वहां पर ये देखा कि अशोक का जो महल था वो भी था, यानी कि गुप्त एरा में अशोक का महल था, बचा हुआ था। इसने अशोक के महल की भी तारीफ और बताया कि एक स्तूप है, 2 मोनेस्ट्री हैं वहां पर, जो कि बहुत पूरा मांग से भरी पड़ी हैं। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म भी उस समय रुझान पर था, कमजोर नहीं हुआ था। फ्री हॉस्पिटलिटी दे रहा था, ठीक है, फ्री रैन बसेरा था, ये सब सुविधाएं, मतलब मुफ्त चिकित्सा वगैरह पद्धति भी चंद्रगुप्त के दरबार, चंद्रगुप्त के शासनकाल में थी। चैरिटेबल डोनेशन और चैरिटेबल चैरिटेबल डोनेशन का सबसे प्राचीनतम उदाहरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासनकाल में देखा जाता है, जहां पर जनता के लिए मुफ्त में भोजन, पानी और आपातकाल की स्थितियों में भी और नॉर्मल चिकित्सा के लिए भी इसने फ्री कर रखा था। जो राज वैद्य वगैरह होते थे उनको सरकार पे करती थी, उनका काम था कि तुम्हें जनता की मुफ्त चिकित्सा करनी है, जो आज तक देखो हमारे देश में अपनाई गई है ना। आज भी ऐसा सिस्टम है, जाओ 1 रुपया पर्ची कटाओ और इलाज करवा के आओ, है। तो ये सिस्टम चंद्रगुप्त के समय पे सबसे पहले शुरू किया गया था। चैरिटेबल हॉस्पिटल का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। इसके पहले चैरिटेबल हॉस्पिटलिटी कोई नहीं किया था। फिर क्या था, आगे गए फायान, है ना, मालवा। वहां पर बताया कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, है ना, और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। न्यायाधीश की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कोई न्यायाधीश भी नहीं है। जब कोई अपराध ही नहीं करेगा तो न्यायाधीश की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये पहला शासक था जिसने लहसुन प्याज सब बैन कर दिया था पूरे किंगडम अपने। तो सुअर वगैरह की बातें छोड़ दो, मांसाहार, अशोक तो मांसाहार पर प्रतिबंध लगाए थे, वो भी नहीं सक्सेस हो पाया था, है ना। अशोक लगाए थे मांसाहार पर, लेकिन बाद में फिर उनको ओपन करना पड़ा था कुछ नियम और शर्तों के साथ में, विशेष दिन बना बना करके। खुद तो खाता ही था तो दूसरे क्या रोकेगा। अशोक एक मोर, नहीं नहीं, एक हिरन और 2 मोर रोज खुद ही खा रहे थे, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हो दूसरे को जो खुद ही कर रहे हो वही काम, है ना। लेकिन ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार, जिसमें कि पूरे किंगडम में लहसुन और प्याज भी बैन कर दी गई थी, और काटने पीटने की बात छोड़ो, कोई मतलब कुक्कुट पालन और सुअर पालन अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है। अंडा अंडा भी नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म।
और ऐसा करने वाले पहले शासक बने ये। अच्छा, हमको ये तो सुअर पाल नहीं सकता और कुक्कुट पाल नहीं सकता, ठीक है, कुक्कुट मतलब मुर्गा पालन है ना, पोल्ट्री। पशुओं का व्यापार करना प्रतिबंधित था कि कसाई को दे दिया, है ना। बूचर खाने थे ही नहीं पूरे किंगडम में, सोचो। लेकिन हमको एक चीज नहीं समझती, ये लहसुन प्याज काहे बंद कर दिया? ये तो इसमें कौन सी दिक्कत होती है? ये तो फायदा करती है। लहसुन को तो महाऔषधि कहते हैं। प्याज एंटी कैंसरियस होती है, रेडिएशन से बचाती है शरीर को। ये नॉनवेज तो है नहीं। गरिष्ठ मानते हैं और इसको। बहुत सारे पंडित जी लोग होते हैं वो नहीं खाते हैं। गरिष्ठ भोजन मानते हैं, गरिष्ठ कहते हैं ऐसा पंडित लोग। पंडित जी लोग तो नहीं खाते हैं। ये पता नहीं क्या है इसमें। कहते हैं कि तासीर गर्म होती है, दिमाग गर्म होता है, नहीं ऐसा सर, कुछ होता है। कार्बोहाइड्रेट का चक्कर है सर। नहीं तो पंडित जी लोग ही क्यों नहीं खाते हैं? बाकी लोग तो खाते हैं। अरे पंडित जी क्या, हम तो खाते हैं भाई। ये कोई नॉनवेज थोड़ी ना है। अरे कई घरों में सर नहीं खाया जाता है, मतलब छूते भी हैं तो मतलब नहलवाते हैं, बहुत सारे घर ऐसे भी पड़े हैं और कहते हैं गरिष्ठ भोजन है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ मतलब प्याज है। लहसुन छू लिया तो। अभी तो मैं हमारे कच्चा लहसुन चबाऊंगा, मैं रोज चबाता हूँ। अब सब कहते ये हैं क्या है? पेट के लिए मतलब फायदेमंद होता है, पहली बात तो गैस में अगर खाओ इसको तो मॉर्निंग में, है ना। रोज मैं कम से हम्म। कम 10-12 लहसुन कच्चा, क्लास के तुरंत बाद नींबू हम्म। पानी, ठीक हम्म। है, और कच्चा लहसुन खाता हूँ क्लास के बाद तुरंत। अभी मैडम हमारी दे देंगी, हल्का सा भून हम्म। करके चबा जाऊंगा। स्वास्थ्य का निशानी है, होता है ये, स्वस्थ रखता है शरीर को, ठीक है, महा औषधि। लेकिन ये, चलो ठीक है, खैर बंद कर दिए। बाकी चीज तो ये होता है बेइंतहा, इतने बड़े लेवल तक दबाओ कि ऊपर वाला चीज अपने आप कंट्रोल हो जाए। ये इनकी पॉलिसी रही होगी कि जब मैं हम्म। लहसुन प्याज तक बैन कर दूंगा तो लोग लहसुन प्याज खाने के बारे में सोचेंगे, मुर्गी और सुअर के बारे में तो भूल जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मुर्गी और सुअर के बारे में अगर बैन करेंगे तो लोग मुर्गी और सुअर खाएंगे, कम कम खाएंगे। लेकिन हम बेइंतहा तो लेवल तक पहुंचा दें, है सुनाई ना, ना रही बेटे? इसको हम तो चाय चाय ले लो चलो। ऑनियन और गार्लिक तक, म्यूट कर लीजिए। ऑनियन अरुण और जी म्यूट गार्लिक कर तक लीजिए। बैन कर देंगे तो लोग सोचेंगे कि कैसे इसको खाएं। सुअर और मुर्गी खाने के बारे में तो भूल जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं, है कि नहीं। तो कहीं जहाँ पर प्याज लहसुन बैन है वहां पर मुर्गी खाने के बारे में सोच कैसे सकते हो? चांडाल की पोस्ट रखी गई थी, चांडाल। अगर कोई नियम कानून भंग करने का काम करेगा, कसाई काम केवल चांडाल करता था, जो अपराधियों को मारता था, सीधे मुंडी उड़ाने का काम करता था, है ना। तो बढ़िया तलवार लिए रहता था, किसी ने जो कोई अपराध किया तो चोरी किया हाथ काट दिया, झूठ बोल दिया जीभ काट दिया, है ना, मांसाहार किया तो उसकी गर्दन उड़ा दिया। और भी तरह तरह के क्रूर क्रूर दंड थे, है ना। तो इस कारण से लोग औकात में रहते थे, चांडालों के डर के मारे। पशुओं का डीलिंग तक नहीं हो सकती, सोचे कितना टफ नियम था। ये सब बातें बताया था उसने, क्या कहते हैं, फायान ने, फूकी में। और इन्होंने बताया कि गुप्त काल में मंदिर कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। बहुत सारे मंदिर देखे गए थे, मंदिर खुले तरीके के होते थे, ऐसे एक पोर्च होती थी ऐसे। ये तो गुप्त आर्किटेक्चर में आप पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर बताएंगे। गुप्त काल के मंदिर की विशेषताएं ऐसे पोर्च है, इधर पिलर,
इधर पिलर, बीच में यहाँ पर देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ये चारों तरफ से खुला रहता था, किधर से भी आओ जाओ एंट्री करो, है ना। पीछे वाला ये जो पार्ट है इसे कहीं कहीं पर बंद पाया गया, देवता के पीछे साइड से एंट्री मत करो, क्योंकि देवताओं के बैक साइड में पाप बसता है, इसे नहीं देखना चाहिए। इसे कभी मंदिर में देवता पीछे से एंट्री नहीं मारना चाहिए। इन कहने की बातें हैं, तुम पत्थर की मूर्ति किधर से आओ जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, सही बात तो ये। लेकिन मान्यताएं जो हैं उनके हिसाब से देवता के, अरे जो आगे चले जा रहे हैं उनका कौन स्वर्ग मिल जा रहा है। पता नहीं कितने लोग पता चलता गए थे प्रयागराज दर्शन करने और वहीं से चले गए स्वर्ग सीधे। कुंभ में बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, होती नहीं होती है। पुराने चावल बहुत सारे निपट जाते हैं इसी में, कुंभ स्नान में। अच्छा, फाहियान को जो है पाटलिपुत्र में काफी समय तक इसने व्यतीत किया, 3 साल रहा यहाँ, संस्कृत सीखा। उसके बाद इनको ताम्रलिप्ति बंदरगाह 2 साल के लिए भेज दिया गया। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक कूटनीति थी। ताम्रलिप्ति बांग्लादेश नहीं, बंगाल का तट वाला क्षेत्र है ताम्रलिप्ति, है ना। और वहां पर जाकर के वो 2 साल तक रहा फाहियान, और एक तरह से गुप्तचर का काम करता था। गुप्तचर वहां से इनको इंफॉर्मेशन देता था, और उनको लगता था कि ये जो है यहाँ पर आया है चीनी यात्री विजिट करने, क्योंकि बंगाल बिहार का पड़ोसी मुल्क था, तो पड़ोसी पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। कहाँ पर भेजा था सर इन्होंने इन्हें? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जहां डायमंड हार्बर है, बंगाल। अभी आए हो अशोक? मैंने सोचा लिंक आएगा, लिंक है, पता नहीं चला सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, लिंक आएगा नहीं। ये बात है कि आईएएस तैयारी करने जा रहे हो, सब लोग को पता है कि लिंक हमेशा ग्रुप पर पड़ा हुआ है। ये बात घोषणा करके भी बताई गई थी, सब देखती तो मैं आ गया सर। और क्लियर बताया गया था कि लिंक जो है वही है, और मैंने खुद 4-5 बार बताया है। ठीक है सर। रुकिए सर, मैं बताता हूँ सही से। रुकिए सर, मैं सबको सही से बताता हूँ। देखिए, सुबह मॉर्निंग की क्लास का टाइम 6 o'clock पे है, ठीक है। बिना पूछे बिना कुछ किए हुए हम लोग उस लिंक को आते हैं, वहां पर ऑन करते हैं। 6 से लेकर 6:10 तक ऑन क्लास स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। और तो हम लोग अपने जो लिंक हमारा है वहां पर हम लोग आए, उसको ऑन करें, चेक कर लें, जैसे ही एंट्री मिलती है फट से हम क्लास में एंटर हो जाते हैं। तो यार रोज वही सुनो, लिंक ऐसा करो सेम ना, रहता है। लिंक ही डाल दिया करो। हम्म। कौन सा कितना 1 मिनट लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं खुद ही डाल दूंगा, ठीक है। यही खुद ही सही डाल है। दूंगा, सर लिंक ही डाल सर दूंगा। लिंक डालने पे एक प्रॉब्लम है सर। लिंक जैसे डाल देंगे, सपोज कीजिए मैंने डाल दी 6 बजे या अभिषेक जी ने डाल दी, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी सभी ग्रुप में पूछे रहेंगे ज्वाइन नहीं हो रहे, क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, वो प्रॉब्लम आती है सर। सर डाल देंगे तो पता जैसे चल जाएगा कि जैसे स्टार्ट होगी तुरंत इसमें प्रवेश कर जाएंगे, अपना ऑन करके रख ले वहां पर उसको।
हम बुलाते ना आ जाओ, हाँ है आ ना, जाओ वाला में आ जाता है। नहीं उसमें लेकिन हम कोई, अब आ जाओ लिखने से बेहतर है कि हम लिंक ही डाल देंगे। अरे जितना नहीं लिखने सर में टाइम उसमें लगेगा कोई उतना कोई बच्चा तो है नहीं लोग कि लिंक वही को तो। अपना उठा के किसी और ग्रुप पे अपना मतलब कहीं सेव कर लें उसको। हम्म। वैसे नहीं, तमाम तरह की जब हम जानकारियां यहाँ आती रहती बुलाते हैं हैं आ फोन पे। जाओ तो मतलब हम खोल के उसको ऑन कर चुके हैं, तुरंत लिंक। लेकिन ये है कि अब मैं खुद ही भेज दूंगा, छोड़ो यार, है ना, भेजना पड़ता ही है बाद में, इसलिए इच्छा है कि भेज ही दें। ठीक है, कल से हम भेज देंगे खुद ही। और जब तक लिंक चेंज नहीं हो रही है, जब तक भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता है सर। वो तो सभी को अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतनी तो। चलो ठीक है, भेज देंगे, छोड़ो। नहीं है तो क्या करोगे। सॉरी सर, इतनी अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं था मुझे। अरे कैसे नहीं पता था, बात ये है ना, दरअसल इसके बारे में हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, यानी कि ग्रुप में हम एक्टिव में रहते हैं, ये बात। कई बार ग्रुप में लिख के भेजा है मैंने, पूरा पूरा चिट्ठा बना के, समझे, लेकिन पढ़ती अशोक नहीं। मॉर्निंग बैच के हैं, क्यों अशोक अच्छा जी? ये मॉर्निंग हाँ बैच सर। के हैं। अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र जी के विभाग में है ये, हम्म। उधर शायद नहीं लिखा गया था। तो वंशावली बदल गई सर, हाँ? अभी सब वंशावली बदल गई। सूर्यवंश चंद्र हो चुका है, चंद्रवंश सूर्य हो चुका है नहीं? जी। मेरे वो सदस्य तो है ही इसमें, तो काम तो कर ही रहे हैं सभी। पूजन करा देंगे किसी दिन दोनों ग्रुप का। मिक्सअप करा दिएगा दोनों का। ठीक है, तो अब क्या है कि इन्होंने बताया कि मंदिर बहुत बड़े पैमाने पर बने थे और इस कारण से इन्होंने इसको कहा गोल्डन एरा ऑफ मदर इंडिया, ठीक है, या गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर भी इसे कहा जाता है। नवरत्न की वंशावली प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, इनके नवरत्न थे। अकबर ने सिर्फ कॉपी किया है सिस्टम, शुरुआत किया था इन्होंने, और इनके नवरत्न थे, इनके नवरत्नों का कंट्रीब्यूशन भी पूछा जाता है। कौन पहले हैं? अमर सिंह। ये लेक्सिकोग्राफर थे, संस्कृत भाषा के, मतलब कि शब्दकोश, वकैब, डिक्शनरी होती, डिक्शनरी, इन्होंने एक लिखा था, अमरकोश। ये 3 पार्ट में है, जिसे कहते त्रिकांड। त्रिकांड मतलब 3 कांड, कांड 1, कांड 2, कांड 3, ऐसे 3 कांड है, और 10,000 वर्ड्स हैं। 10,000 शब्दों का अनुवाद है इसमें, यानी बताओ। दूसरे हैं, ये सब याद होने चाहिए, किसी कौन कौन थे और क्या करते थे, क्या चीज इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। धन्वंतरी। धन्वंतरी ने लिखा था आयुर्वेद। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने किया, यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ है, यानी कि ये चिकित्सक थे, फिजिशियन थे। आयुर्वेद किसका उपवेद है? सामवेद का, सॉरी अथर्ववेद का।
अथर्ववेद का। यजुर्वेद का। ऋग्वेद का होगा, ऋग्वेद का होगा ऋग्वेद सर। का है। हाँ ऋग्वेद ऋग्वेद का मेडिसिन ऋग्वेद है, भूल गए यार तुम लोग सब पुराना सब। हाँ सर, ऋग्वेद है। तीसरा हरिसेन, हरिसेन। देखो ये चापलूस आदमी अभी तक बचा हुआ है ना, कविराज और विराज कह करके यहाँ भी पहुंच गया है। क्या नाम है सर उनका? हरिसेन। हाँ हाँ, अरे वही है जो भौकाल लिखे थे खूब, उनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। महारानी के पटरे पे लिखवा दिया था। ये अभी भी है ये समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे ना, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, खंभा दूसरे के जात चपकाए अपना गाथा। इन्हें एक तो खंभा लगाने, इनको पैसा मिला होगा खंभा लगवाने के लिए, लेकिन लगवाए नहीं होंगे ये जो है खंभे पैसा खा गए। वहां जो महारानी का अभिलेख था, महारानी के अभिलेख में अपना जाकर के पटरा चिपका के चले गए, वहां बता दी महाराज लगवा दिया हमने प्रयाग प्रशस्ति, तो खुश हो गए होंगे। ये बहुत बड़े कवि भी थे, महामंत्री भी थे, ठीक है, और बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन तब भी इनको पिताजी के जमाने से हैं तो अनुभवी आदमी काफी हैं, तो इनको रखे रहते हैं, इसलिए इनको तब भी महामंत्री बना के रखे हुए थे, जब तक मर नहीं गए तब तक थे, और कवि थे, प्रयाग प्रशस्ति के लिए जाने जाते हैं। पोएट मिनिस्टर कह सकते हैं इनको, पोएट एंड मिनिस्टर। हाँ वही मेन आदमी, सबसे ज्यादा फेमस। कालिदास, कालिदास के कृतियों के बारे में क्या कहा जा सकता है ना, महान व्यक्ति, संस्कृत भाषा के महान विद्वान, प्रेम ग्रंथ लिखते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, कुमार संभव, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, नामक इत्यादि इत्यादि ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसको कि ट्रांसलेट करके और एलोबरेट करके बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये तो अग्निमित्र के शासनकाल में भी थे ना सर? इन्होंने कहानी लिखा था मालविकाग्निमित्रम, जिसमें था पीछे की कहानी, अग्निमित्र की कहानी, ये हमने बताया था 2017 में प्री में प्रश्न पूछा गया था। कालिदास वाला इमोर्टल पोएट, अमर कवि हैं ये, और इनके बारे में हम कहानी सुनाए थे ना, पहले महामूर्ख थे कालिदास, एकदम बेवकूफ आदमी, इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई था नहीं। बताए थे नहीं कहानी इनकी, सुने हो तुम लोग इनके जीवन परिचय? पहले भी थोड़ा बहुत सुना था, बताया तो नहीं है। इन एक क्या कहते हैं, विदिशा की महारानी थी विद्वैतमा, है ना, विद्वैतमा, उनको जो है अपनी विद्वता पर बहुत ज्यादा घमंड था। बहुत ज्यादा
घमंड था और ये था इनका कि मैं शादी उससे करूंगी, है ना, जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो जब बड़े बड़े लोग इनके सामने आते थे तो इनकी विद्वता से वो हो जाते थे, मतलब कि हार जाते थे, पराजित हो जाते थे विद्वता से। और इन्होंने पंडितों को लगा रखा था 5-6 ढूंढ करके लड़के लेके आओ हमारे लिए, जो खूब बुद्धिमान हो, तुमको हम सरखियों से तौल देंगे अगर तुम कोई ऐसा लड़का लेके आए। और पंडित जी लोग जाएं, लड़का ढूंढ के लेके आए, वो इनसे हार जाए, राजा ढूंढ के लेके आए, उनसे हार जाए, है ना। बहुत कोशिश किए लेकिन विद्वता कोई जीत नहीं पाता था। ये कुछ तो इनके सौंदर्य के प्रभाव से मंत्रमुग्ध होके अब उनका पूरा ज्ञान वहीं लुप्त हो जाता था। अब इनको बहुत डांटा पंडितों को कि तुम लोग जो है ना एक काम नहीं कर पा रहे हो, है ना। अब की बार जो है लड़का आप नहीं ढूंढ के लेके आए ना, तुमको सबको मैं देश निकाला दे दूंगी, और लेके आए तो तुमको सरखियां दे दूंगी। कहे लेकिन महारानी ये बताइए, राजकुमार के अलावा भी चल जाएगा? कहे कोई भी लेके आओ, हम तुम्हारे नहीं मरना है, विद्वान होगा, शादी कर लूंगी तो वैसे भी राजा हो जाएगा। कहे तब ठीक है, ढूंढते हैं कहीं। उन्होंने कहा कि अब ये जो घमंडिनी है ना, इस घमंडिनी घमंड तोड़ना, अभी हम लोग उल्टा डायरेक्शन में चले। जब सही सीधा डायरेक्शन में काम ना हो तो उल्टा डायरेक्शन में चले जाना चाहिए। उल्टा डायरेक्शन मतलब कि फिर जैसे होता नहीं कि रिवर्स बैक, जैसे पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब हमेशा क्या करना चाहिए कि फिर तब ऐसे कह दो अब मुझे पढ़ना नहीं है, अब सोएंगे। और जब ऐसा सोचोगे और एक दिन करोगे, फिर से तुम पढ़ने लगोगे, खूब तेज पढ़ने लगोगे। फार्मूला है, जब पढ़ने का मन ना करे तो मन को कहो कि यार तुम मेरे फ्रेंड हो मन, मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति की जाएगी, पढ़ाई लिखाई की तेल लेने हम दोनों भाई एंजॉय करेंगे। अपने मन से ऐसे बोलो, मन तुम्हारा खुश, तो फिर थोड़ी देर बाद कहेगा चलो पढ़ते हैं, 6 बजे वाली क्लास शुरू होने वाली शाम की, है ना, चलो भाई, है ना। तो ऐसे भावना बनने लगेगी, है ना। तो कहे कि अभी हम लोग मूर्ख लड़का ढूंढते हैं, कोई एकदम महामूर्ख, जो इस नगर का सबसे मूर्ख आदमी होगा उसको पकड़ के ले चलो। तो मूर्ख ढूंढने लगे बुद्धिमान की जगह। इनको दिखाई दिया कि एक पेड़ पर डाल काट रहा था एक लड़का, उसकी मम्मी भेजी थी, तो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था, है ना। कि इससे ज्यादा मूर्ख तो कोई होगा नहीं, गिरने दो पहले इसको। हो सकता कोई कलाकारी हो, जंप वंप करके भाग जाता हो। तो जब गिरा जो है पके आम जैसा, तो कहे नहीं मूर्ख है यार, सीख ले चलो, यही योग्य है शादी के। तो ये कही होता इधर आ, लकड़ी काहे काट रहा था? तो एक बहुत गरीब हूँ मैं, क्या करूँ, मम्मी ने कहा लकड़ी काट के लेके आ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहे अच्छा है तो राजा बनोगे? कहे हाँ हाँ बनेंगे। महारानी शादी करोगे? कहे काहे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहे चलो ठीक, चलो, लेकिन शर्त ये है ना, तुमको बोलना नहीं है, हम 5 लोग हैं, तुमको जो मन में आए इशारा कर देना, हम लोग गणित लगा ले जाएंगे, दिमाग आपस में कन्फ्यूजिया करके बात करके कुछ ना कुछ बता देंगे, है ना। तो कहे ठीक है। अब बढ़िया इनको कपड़ा उपड़ा दिया गया पंडितों वाला, और इनको टांग के ले गए वहां। तो कहेगी ये कौन है? कहेगी ये जो है, इनको हम पकड़ के लेके आए हैं उत्तराखंड से, पहाड़ियों से, ये तपस्या कर रहे थे, साधना, इनका और 1 महीने का मौन व्रत चल रहा है, लेकिन आपके लिए महारानी हम लोग वहां तक गए, है ना। और इनसे योग्य कोई है नहीं, और ये इनका मौन व्रत चल रहा है, अभी 1 महीने का मौन व्रत और है, इशारे से सब चीज समझाते हैं, बोलते हैं, और ये गुरु जी भी रह चुके हैं हमारे, तो हम लोग इनकी जो है भावना सब क्या है समझ जाते हैं इशारा। कहे ठीक है, अच्छा है। कहे लेकिन शास्त्रार्थ जब ये मौन होकर के शास्त्रार्थ करेगा तो मैं भी मौन होकर के ही शास्त्रार्थ करूंगी, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी, बराबरी बात हो। ठीक है करिए। तो उन्होंने सबसे पहले दिखाया, क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे, तो उन्होंने ऐसे दिखाया, कालिदास ने ऐसे दिखाया,
तो उन्होंने कहा कि विद्वैतमान ने कहा कि इसका क्या मतलब है ये, कहे पहले आप बताओ इसका क्या मतलब है, तो गुरुजी बताएंगे इसका क्या मतलब है। तो कहे कि इसका मतलब ये है कि ईश्वर एक है ना। कहे गुरुजी कहना है कि इसका मतलब ये है कि दो होता है, एक आत्मा और एक परमात्मा, मतलब कि एक जीव दूसरा परमात्मा। और जब तक भक्त नहीं तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक जीवात्मा नहीं है तब तक परमात्मा का क्या अस्तित्व, क्या मतलब है कि नहीं है परमात्मा। तो इसलिए दो है तो है, नहीं तो है, एक नहीं है। फिर भाई जब तक भक्त ना हो भगवान का कोई मतलब नहीं है, जब तक चोर ना हो पुलिस का कोई मतलब नहीं है, विष नहीं हो तो अमृत का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। जब तक मरीज ना हो डॉक्टर की कौन सी जरूरत है ना। तो जब तक जीवात्मा नहीं तब तक परमात्मा नहीं, और दोनों है तो हैं। हाँ बात तो तुम करेक्ट, ठीक, ये अच्छा आपकी ऐसे दिखाया, ऐसे 5 उंगलियां ऐसे पंजा, तो इन्होंने ऐसे दिखाया। कालिदास विद्वैतमा ने कहा इसका क्या मतलब है, पहले अपना बताओ, इसका क्या मतलब था पंजा का। क्या इसका मतलब था कि यह समस्त प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर के बनी है ना। कहे गुरुजी ने भी यही बात कहा है लेकिन आपने गड़बड़ कह दिया। गुरुजी कहना है कि ये 5 तत्वों की तो बनी ही है, लेकिन जब तक ये 5 तत्व आपस में मिल नहीं जाएंगे तब तक जो है प्रकृति का निर्माण ही नहीं हो सकता। जैसे हमारा शरीर है इन 5 तत्वों के मिलन से बना हुआ है, अलग अलग रहेंगे तो नहीं, अलग अलग रहेंगे तो खत्म। 5 तत्व मिल गए, एकीकृत हो गए, तब जा करके शरीर का गठन हुआ है, तब जा करके प्रकृति के तत्वों, प्रकृति का गठन हुआ है। पंजा खुला ऐसे प्रकृति नहीं, बिना मिलन के संभव नहीं, जुड़ करके बना है। और पूछ कर नहीं, अब मैं दो क्वेश्चन में पराजित हो गई। अब यही हमारे पतिदेव हैं, इन 5 पंडितों को असरफियों से तौल दिया जाए और इनको किनारे लेके आएगा। ये बता, हम लोग तो जुगाड़ लगा के बोल दे रहे थे, लेकिन तुम सही सही ये डिसीजन क्या क्या सोच के ये दिखा रहा था, इशारे कर रहा था, है ना। कहे इसमें क्या था, जब उन्होंने कहा तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, मैंने कहा तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा, ठीक है। तो कहे अगला, कहीं जब कहीं तुमको एक तमाचा मारूंगी तो मैंने कहा तुम्हारा घूसा मार के जबड़ा तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा तुम एक तमाचा मारेंगे तो हमें कहा तुम मारो घूसा तुम्हारा जबड़ा टूट जाएगा। कहे बहुत महान है आप महाराज, है ना। अब जाओ मौज करो, लेकिन एक अभी बोलना नहीं, 1-2 दिन, जब तक हम लोग राज से चले न जाए सीमा से, ठीक है। चुप्पे रहना, तुम 1 महीने की मौन व्रत है, 1 महीना एकदम राज भाव है एंजॉय करो, उसके बाद लात खाओगे ही चले जाओगे, लेकिन 1 महीना फुल इंटरटेनमेंट तुम्हारा होगा। कहे ठीक है। अब यहाँ से पंडित जी तो लापता, पैसा वैसा लेके सब गायब, कालिदास को मौत के मुंह में छोड़ के ले गए, है ना। अब कालिदास एक दिन बैठे थे, उधर जा रहा था ऊंट खिड़की से, जैसे छोटे बच्चे नहीं खुदक कूदने लगते हैं देख करके कोई चीज, इमेच्योर लोग, वही थे बिस्तर से तेज कूदने लगे, उठ उठ उठ। कहे ये तो मौन व्रत में था, उठ उठ कर रहा है। इधर आ बैठ, अब शास्त्रार्थ कर, आज अब करो शास्त्रार्थ, बैठो हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। अब बेचारे फंस गए, और उसके बाद इनको उसी खिड़की से बाहर फेंक दिया। जाओ उठ उठ कर रहे, जाओ उठ के बाद जा भाग यहाँ से, बेवकूफ आदमी, है ना। अब उसके बाद ये अपमानित हुए, बहुत अपमानित हुए। आकर के वहीं पर काली माता का मंदिर था, और अपना पटके, अरे मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं ये हूँ, जान दूंगा, इमोशनल कर दिए। देवी जी प्रकट हो गई, और इनको जो है अचानक से ही अत्यंत तीव्र ज्ञान इनके दिमाग में भर दिया गया, एनलाइटमेंट कर दिया इनका। कालिदास का
तो जो जहां महामूर्ख था वो अत्यंत बुद्धिमान हो गया। और फिर धीरे धीरे इनकी चर्चा सब फैलने लगी तो विद्योत्मा ने इनको बुलाया, है ना, कहा कि चलो पतिदेव घर आ जाओ। कहे ए निकल ले आज तुम, हमको याद तुम लोगों को मार भगाया था, है ना। पहले तो हम तुमसे साथ प्राप्त नहीं कर सकते थे, अब तुम हमसे साथ प्राप्त नहीं कर सकते, निकल लो, हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जिसको जिसको बीबी ने भगाया वो महान बना है इतिहास में, है ना। तुलसीदास हो, कालिदास हो, नरेंद्र मोदी हो, है ना? नरेंद्र मोदी भगाए गए थे घर पे। और वो भी क्या नाम था, महात्मा बुद्ध, ऋषभ देव, मनमोहन सिंह बीबी तो लिख रहा टहलते रहते तो महान नहीं बन पाए, है ना। और अपने गांधी जी, नेहरू जी, इन्होंने भी हाँ तो नेहरू, बीवियां छोड़ दी। नहीं कस्तूरबा छोड़ी कहाँ थी इनको, गांधी। वो नहीं छोड़ी थी, गांधी ने तो छोड़ दिया था। हाँ गांधी जी के तो मतलब गांधी जी के ससुराल जेल थी, है ना। वहीं जाके बैठे रहते थे कोई ना कोई कांड करके, छूटते थे फिर राय नहीं होती थी, फिर कोई ना कोई सगुफा छोड़ देते थे, फिर जेल, है ना। अगले छपड़क, छपड़क ये एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषाचार्य। शंकु ये आर्किटेक्ट थे, शिल्पकार या वास्तुकार। गुप्तकालीन मंदिर कला के जनक कह सकते हैं उनको, शंकु को। अगले हैं वराह मिहिर। उज्जैन के थे ये, है ना। और बहुत बड़े गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिष के ज्ञाता भी थे, और क्या कहते हैं उसे, गणितज्ञ, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। कई सारे इनके फार्मूले भी हैं, किताबें हैं इनकी, खगोल शास्त्र पर आधारित किताबें भी इनकी हैं। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ये तो अगला तो बहुत इंपॉर्टेंट, बृहद संहिता और बृहद जातक। तीनों खगोल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ। पंच सिद्धांत का जो पहले से चले आ रहे 5 प्रमुख खगोल शास्त्र के ग्रंथ थे, उनका निचोड़ था ये पंच सिद्धांत का, जो कि लगड़ा ज्योतिषी पर आधारित। लगड़ा ज्योतिष, कुंडली विचारी जाती है लगड़ा ज्योतिष से, उसके जनक थे। जिसे वेदांग ज्योतिष भी कहा जाता है। कुंडली होती ना, शादी विवाह वगैरह सब इसी विचारा जाता है, गुण मिलान, ये सब चीजें। लगड़ा ज्योतिष, नाड़ी मिलान, ग्रहों का कैसे प्रभाव पड़ता है। और बेहद ज्यादा ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित
ग्रंथ, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, बृहद जातक। पंच सिद्धांत आधारित थी लकड़ा ज्योतिष पे। पहले से चल रहे 5 खगोल शास्त्र के ग्रंथों का निचोड़ था, लकड़ा ज्योतिष क्या था? एक जगह पर उन्होंने रख दिया लाकर। अगला है बरूची। बरूच ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे, संस्कृत स्कॉलर थे, है ना। कुछ लोगों को मानना है कि ये कात्यायन ऋषि थे। ये इन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्राकृत प्रकाश, जो कि प्राकृत भाषा का ग्रामर था। यानी कि ये ग्रामेरियन भी थे, व्याकरणाचार्य, व्याकरण शास्त्री। प्राकृत प्रकाश जो कि प्राकृत भाषा का ग्रामर था, ठीक है। अच्छा, संस्कृत का ग्रामर किसे कहा है, ग्रामेरियन किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा पहले संस्कृत पाणिनि को। कोई पैटर्न पर नहीं थी, उन्होंने संस्कृत को पैटर्न पर लाया। सर पाणिनि का अष्टाध्यायी है सर। बिल्कुल सही। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था और इन्होंने तपस्या किया था शंकर, और तपस्या में इतने लीन हो गए कि शंकर जी प्रकट हुए तो इनको जो है ध्यान में थे। और यहाँ शंकर जी हेलो अरे काहे बुला रहा था, बुला रहे हो ध्यान में, तो शंकर जी ने क्या किया, डमरू बजाया। ठीक है, कितनी बार डमरू बजाया? हम्म, 14 बार, 16 बार, 18 बार, 20 बार। यहाँ कोई संस्कृत जानकार नहीं है क्या? इंटर में संस्कृत नहीं पढ़े थे? आई ऊ रा डी ली हैं, क्या बगड़ता खापा चट्टो, ये सब कुछ याद है कि नहीं? हाँ यार, ये तो छूट गए। इन्हें कहते हैं महेश्वर सूत्र। 16 बार दोहराया था ना शायद, कि 14 बार, 14 महेश्वर सूत्र है। इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है, 14 16 चक्कर तुरंत छप जाता है, शायद 16 महेश्वर सूत्र है, जिस पर कि पूरा ग्रामर संस्कृत का बेस्ड है। वो डमरू बजा रहे थे, वो उसमें धुन समझ रहे थे डमरू क्या बोल रहा है, और एक एक अक्षर से उन्होंने पूरा ग्रामर संस्कृत का सेट कर दिया। ऐसे ही आ ई उ रा री री ऐसे करके है। मैं देख के बता रहा हूँ, 16 महेश्वर सूत्र लिखो तो आ जाएगा, अगर होगा 16। हाँ, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है संख्या महेश्वर सूत्रों की। आ ई उ रा री ली एवं एच हैवरट, ठीक है। अमंडलम जब गणतस खप चटतव कपय सखसर हल। शंकर जी बजा रहे डमरू, इनको पता नहीं कहाँ ये सब चीज समझ में आ रहा था, है ना। ये सब कहते ना कि जब व्यक्ति का दिमाग स्थिर हो किसी एक चीज के लिए, तो उसको हवाओं में भी ज्ञान प्राप्त होने लगता है, वैसी ही इनकी स्थिति थी। ठीक है, तो वो थे पाणिनि, जो सही है, 14 थी इनकी संख्या। अगला आते हैं बरूची के बाद बेताल भट्ट।
ये तांत्रिक थे, बेताल भट्ट। किसी को भूत ऊत पकड़ लिया हो, जाके इनसे उतरवा लो, है ना। तंत्र विद्या कर देते थे, शत्रु का दिमाग भ्रमित कर देते थे। जमभृत विद्या लगा दिया, शत्रु की सेना सो गई और आसानी जाकर के अटैक करके मार दिया। ये सब तंत्र मंत्र का, जादूगरी का काम करते थे बेताल भट्ट। कितने हो गए भाई? 9 हो गए। पूरे हाँ? पूरे हो गए 9। 9 हो गए ना? गिनो फिर से। हो गए सर पूरे लोग। हाँ ठीक। पूरे हो गए। तो ये था, क्या कहते हैं, इनके बारे में विवरण। इसके बाद आते हैं अगले शासक कुमारगुप्त। अगले शासक बने कुमारगुप्त, 415 से 455। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा डेट। ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र, और इन्होंने, इनका दूसरा नाम था महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य, ठीक है। काफी लंबा शासन किए। गुप्त काल में सबसे लंबा शासन करने वाले व्यक्ति थे, 40 साल, 40 ईयर्स, बहुत लंबा कार्यकाल था इनका, ठीक है। और इनको सब मिल गया था बना बनाया, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा, डायनेस्टी को बर्बाद नहीं किया, ठीक। पहले से जो राज वैभव इनको प्राप्त हुआ, उसको इन्होंने पूरी तरह से मेंटेन करके रखा, सुचारू रूप से उसको चलाते गए, और राज्य को कोई दिक्कत कभी नहीं होने दिया। आक्रमणों को उन्होंने बड़ी सरलता पूर्वक दबा दिया, है ना। और अश्वमेध यज्ञ किए इन्होंने, अश्वमेध यज्ञ भी किया था इनकी अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए। हूणों को दमन करने के उपरांत इन्होंने शेर को मारते हुए चित्र वाले सिक्के प्रचलित किए। ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शेर को मारते हुए छवि वाले सिक्के जारी किए? तो वो थे ये। दूसरा सिक्का था, ये भगवान कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के भी जारी किए। लायन किलिंग का सिक्का और भगवान कार्तिकेय का सिक्का, कार्तिकेय की चित्र वाले सिक्का, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए। और कार्तिकेय कौन थे, जिससे पूछूंगा बताएगा। आशीष भाई, कार्तिकेय के बारे में जानते हो? नहीं सर। अरे यार, अच्छा। साधना तुम जानती हो क्या? कौन थे कार्तिकेय, किसके मौसी लड़के थे? सर नहीं करता। बताओ, देवी देवताओं के बारे में जानते हो? चिड़िया बोली, यानी कि वो है, आया हुआ है क्या? नहीं है। भूपेंद्र भाई, कार्तिकेय कौन थे? भगवान गणेश के बड़े भाई थे, शिव जी के पुत्र। किनके भाई? सही है सर। किसके भाई? गणपति जी के बड़े भाई। हाँ, गणेश जी के बड़े भाई थे कार्तिकेय।
जी सर। शंकर जी के बड़े लड़के थे, है ना? जी सर, इनके वाहन मोर, मयूर इनका। हाँ, इनका वाहन मोर था। दक्षिण भारत सड़ानन, में इनकी बहुत सड़ानन भी पूजा कहते हैं। होती है ना? दक्षिण भारत में, जी सर। तमिलनाडु में बेसिकली, है ना? क्योंकि ये वहीं जाकर के बस गए थे। तो ये बताइए कि इनको दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? मुर्गन, मुर्गन देव या मुर्गन, मुरुगन स्वामी। भगवान जी। मुर्गन के मुर्गन नाम स्वामी। से जाना जाता है। इन्हीं को इनका सड़ानन भी कहते हैं पालन ना, पोषण हुआ था ना, पालन क्यों पोषण हुआ सर? था इधर तक। हाँ? सड़ानन कहते हैं इनको, सड़ानन इन्हीं को सड़ानन? कहते हैं ना। हाँ, इन्हीं को कहते हैं शायद। इनको कार्तिकेय के 6 हाथ तो नहीं थे। कुछ कहते ऐसे हैं, कुछ नाम तो कुछ और होगा, फिर याद नहीं आ रहा होगा। नहीं, षडानन, आनंद तो मुख हो गया, षडानन यानी कि 100 मुख, सॉरी, छह मुख, 6 छह मुख। मुख। हाँ, मुख, हाँ, 6 मुंह वाला तो नहीं थे ये, है ना? अच्छा शायद अच्छा, गणेश जी को कहा गया, गणपति। नहीं ये कोई वर्ड है इनके लिए, देखें बताएंगे। अगला, त्यानी कुमार गुप्त कुछ बड़ा महान काम नहीं, है ना? अगला आते हैं स्कंद गुप्त। महान काम क्या? अपनी डायनेस्टी को मेंटेन करके रखना ही महान काम है। विद्रोहों को दमन करना और आक्रमणकारियों को हरा देना इन्होंने किया, और इतने 40 साल तक इस तरह शासन करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोग आते हैं 2 मिनट में अपनी डायनेस्टी बर्बाद करके चले जाते हैं, बाप की इज्जत सब मिटा के चले जाते हैं। हमारे राहुल भैया देखो अपनी डायनेस्टी संभाले नहीं पाए। वो आपके एरिया गए थे, आपने रोका ही नहीं उनको। ये केवल जो है शिकार हो गए बेचारे उसके स्मृति रानी की जो है माया जाल का, है ना? ये हारते नहीं अगर केरल में भरते नहीं तो। केरल में इन्होंने डाल करके अविश्वास दिखाया। हाँ, राहुल गांधी रॉन्ग फील्ड में है, उसको इंजीनियर होना चाहिए था, बहुत तगड़ा इंजीनियर था, उसको जबरदस्ती राजनीति करवाई जा रही बेचारे से। और इनकी मम्मी उनको जबरदस्ती गलत फील्ड में लेके आई है। माँ बाप को जो है इसीलिए बच्चों को फील्ड नहीं चुनना चाहिए। स्कंदगुप्त अगले शासक हैं और अंतिम शक्तिशाली शासक हैं। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक हैं। इन्होंने विक्रमादित्य, देवराज और शकपान की उपाधियां ली। सर कुमार गुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना? हाँ, बताया तो कि अश्वमेध यज्ञ, अभी बोला तो था, लिखा नहीं था, बोला था। विक्रमादित्य, देवराज और शकपान की उपाधि इन्होंने धारण किया। इनके कार्यकाल में फिर से हूणों ने आक्रमण किया था। हाँ, और इन्होंने उन हूणों के आक्रमणों को दबाया। नालंदा को भी नुकसान पहुंचाया था इस बार हूणों ने, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसको ठीक करवा दिया था, फिर से बनवा दिया था। उतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया था जितना ज्यादा तीसरी बार में नुकसान हुआ था। 3 बार नालंदा को तहस नहस किया गया था। ठीक, तो पहली बार यही था। व्हाइट हूण आए थे स्कंदगुप्त के समय में। पूछा जाता है कब कब हुआ है। नालंदा को चोट पहुंचाए थे, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक जो है नालंदा को रिवाइव किया और उसके बाद हूणों को मार करके भगा दिया, पराजित किया। ठीक है, इसने 4 तरह के सोने के सिक्के और 4 तरह के चांदी के सिक्के चलाए थे।
सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। और इसने 4 तरह के सोने के सिक्के, 4 तरह के चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इनके बारे में वर्णन भीतरी अभिलेख में मिलता है। भीतरी इंस्क्रिप्शन में। और इनके मरने के बाद गुप्त वंश बड़ी ही तेजी से डिक्लाइन किया। ठीक है, समापन की ओर चला गया, डिसइंटीग्रेट होता गया, लोग इंडिपेंडेंट होते गए। अंतिम शासक कौन थे? मालवा के क्षेत्र में बचे हुए थे देवगुप्त। जिनको हर्षवर्धन मार डालेगा। ठीक है, अगला हमको वही पढ़ना है। और काम खत्म हो जाएगा। छोटा सा थोड़ा सा रीजन बचा गया था, बस उसको भी समाप्त कर दिया गया। फिर हर्षवर्धन ने पूरा उत्तर भारत में शासन किया था। गुप्तों का साम्राज्य खत्म हो गया था। गुप्तोत्तर वंश वहीं से शुरू हो जाता है। उत्तर भारत की लास्ट डायनेस्टी में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है नालंदा। मैंने बात की तो नालंदा विश्वविद्यालय से भी प्री में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, किसने तुड़वाया था। 3 बार तोड़ा गया। पहली बार तो हमने देख लिया किसने तोड़ा, लेकिन इसको बनवाया किसने था शुरू में? कौन से शासक ने इसका निर्माण करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय? कुमारगुप्त महेंद्र कुमारगुप्त ने सर 413 ईस्वी में। कुमारगुप्त ने बनवाया था। जीवक संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय को ये डोनेट किया था। और सर 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता मिल गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनलिस्ट किया गया है ना? जी। और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी वैसे इसमें आर्यभट्ट जैसे प्रोफेसर थे, गणित पढ़ाते थे। सोचो, इसका एग्जाम पैटर्न बहुत कठिन था। पहले गेट पे आओ तो वहां पर तुमको 3 टेस्ट से गुजरना होता था, है ना? पहले मौखिक, फिर लिखित, और फिर फाइनल टेस्टिंग सदाचार की, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी की फाइनल टेस्टिंग, है ना? उसके बाद जा करके एंट्री मिलती थी। रहना खाना सब मुफ्त था। ठीक है, इसकी जो 9 तल्ले की लाइब्रेरी थी, 3 लाइब्रेरी, सोचो 9 मंजिले की लाइब्रेरी, और एक नहीं 3 चैम्बर थे उसके, मतलब 1 2 3 ऐसे 3 लाइब्रेरी। उनका नाम पूछा जाता है। 3 तिरिक्का 9, 3 मंजिले की सेट थे, है ना? ऐसे रत्न सागर, नहीं, पहला वाला था रत्न दधी, और रत्न रंजक। संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, और जला दिया। 3 महीने तक किताबें जली थी। न जाने कौन कौन से गूढ़ रहस्य और गूढ़ ज्ञान इसी के साथ में दिव्य दिव्य चीजें विलुप्त हो गई। इसको इसलिए जलाया गया ताकि वो ज्ञान विलुप्त हो जाए। इस्लामिक इन्वेजन यहाँ पर जब हुआ था तो ये ग्रंथ ही हैं जिनको पढ़ करके लोग इसका साइंस आगे जा रहा है ना? तो अगर ग्रंथ ही नहीं रहेंगे तो कौन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएगा? इसलिए इसको समाप्त कर दो, वही सही है। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद आने वाले जो गुप्त शासक थे, है ना?
क्या चीज? अच्छा, ये किसके जीवक संप्रदाय को डोनेट किया था? जीवक संप्रदाय को डोनेट किया था बौद्ध संप्रदाय। अब यहाँ पर स्कंदगुप्त के बाद शासक आए थे, उनका नाम था बालादित्य। बालादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 80 फीट की भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगवाया। ये भी पूछा गया प्रश्न है। 80 फुट की प्रतिमा लगवाया 470 ईसा पूर्व में, नहीं 470 ईस्वी में। गुप्त शासक बालादित्य ने यहाँ पर 80 फुट की प्रतिमा लगवाया, भगवान बुद्ध का मंदिर इसमें बनवाया। नालंदा को अंतिम दूसरी बार डिस्ट्रॉय करेगा गौड़ शासक शशांक हर्षवर्धन के काल में, लेकिन हर्षवर्धन उसको फिर से बनवा डालेंगे। एक बार तो हो गया सफेद हूणों ने, श्वेत हूणों ने, ठीक है। दूसरी बार गौड़ शासक शशांक ने, ठीक है, तुड़वाया था। और तीसरी और अंतिम बार इसको जो तुड़वाया किसने? बख्तियार खिलजी। जी ने। और इसको फिर 2007 में एक मुस्लिम था बख्तियार खिलजी, जिसने इसको तुड़वाया था। और 2006 में तात्कालिक राष्ट्रपति APJ कलाम साहब ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया जाए, मेरी इच्छा है, फिर से रिवाइव किया जाए। और 2007 में नालंदा एक्ट पास किया गया, यूनिवर्सिटी के ऊपर काम लग गया, तेजी से यूनिवर्सिटी बन गई। 2013 से यहाँ पर सत्र चल रहा है। पहले आओ पहले पाओ, कोई एग्जाम नहीं है, एडमिशन ले लो। और इसकी जो वैल्यू बहुत है, इंटरनेशनल लेवल पर वैल्यू बहुत है। 35 लोग पहली साल ज्वाइन किए थे, एक भी इंडियन नहीं था, सब विदेशी थे। सोचो, हम लोगों को पता ही नहीं था कि नालंदा में क्लास शुरू हो चुकी है इंडियंस को, और वहां विदेश में बैठे हुए लोगों को पता चल गया कि नालंदा में क्लास शुरू हो चुकी है, और वो आकर के यहाँ ज्वाइन किए। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं पूरे विश्व में उनकी बहुत वैल्यू है। जो हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है तब तो फिर माशाल्लाह, क्योंकि ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में है ना। तो वो लोग रिसर्च करने के लिए वैसे भी यहाँ आते हैं, है ना। अगर किसी कोई भी जो है बिहार का हो, कहाँ राजगिरी में है ये यूनिवर्सिटी, और उसी पुराने मॉडल पर बनी है और अभी भी बन रही है। अभी भी कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है, क्लासेस चलती रहती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा सब सिस्टम पूरा बन जाएगा तो यहाँ एडमिशन होना भारी हो जाएगा। जो लोग बिहार के हैं वहां से MA कर लेना भाई, अगर करना चाहो तो, है ना। अलग ही वैल्यू होगी जब विदेश जाओगे, जर्मनी और जाओगे ना, तो नालंदा से अच्छा, नालंदा से बहुत वैल्यू होगी। यहाँ तो तुमको कोई कुछ नहीं कहे, नालंदा होगा चाहे कोई मतलब, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ वालों को वैल्यू नहीं देंगे, है ना। दूर के लोग वैल्यू देते हैं। यहाँ तो लगता है कि हाँ घारी में तो है, अरे बगल है तो नालंदा है। क्यों धर्मेंद्र, इतनी दूर है तुम्हारे घर से? ये रिकॉर्डिंग लगा करके सो जाता है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर उठता, देखता क्लास खत्म, ओके। क्यों धर्मेंद्र सो रहा है? देखो इसी में पता चल गया। एक दिन और बुलाए थे, फिर 2 दिन बुलाए, तब भी नहीं बोला था। सर स्कंदगुप्त को हुनों का विनाशक भी कहा जाता है ना? विनाशक नहीं कह सकते, लेकिन इनके बाद जो है हूणों का, हाँ हूणों का विनाशक, क्योंकि हूणों को इसने मारा था दौड़ा दौड़ा करके। हूणों को इसने ऐसा मारा था कि सुदर्शन पुनर्निर्माण करवाया था। मरम्मत करवाया था जी।
उसका हमने सुदर्शन झील का पूरा लिस्ट एक जगह पर बनवा दिया था, है ना, बनवाया था प्रथम वाली क्लास में, प्रथम अनर्थों की क्लास में हमने एक लिस्ट बनवाया था। यस सर। किसने किसने सुदर्शन झील का निर्माण कब कब, पुनर्निर्माण कब कब करवाया, और कौन था उनका गवर्नर जिसने निर्माण करवाया, उसकी लिस्ट हमने एक जगह पूरा बना दिया है। और इसी के साथ ही हमने आज गुप्त वंश पूरा समाप्त कर लिया है ना। और कल पढ़ेंगे वर्धन डायनेस्टी के बारे में हम लोग, हर्षवर्धन, राजवर्धन, इनके बारे में वर्धन वंश को पढ़ लेंगे। फिर उत्तर भारत का वहीं से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दक्षिण भारत के एंशिएंट हिस्ट्री पे प्रवेश करेंगे। चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, होयसाल, पांड्य, ये किंगडम पढ़ेंगे, है ना। एक हफ्ते की एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स बचा हुआ है, ठीक है। मतलब अगले संडे के बाद सोमवार से आपका मिडवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, ठीक है। बंद कर दो भाई रिकॉर्डिंग, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लें सर।